हाय एवरीवन, दिस इज पूनम कश्यप एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 10टी करंट अफेयर का पार्ट 8 के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, चुनावी व्यय सीमा की समीक्षा हेतु समिति। चर्चा में क्यों? हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान उम्मीदवार द्वारा किए जाने कुल व्यय की सीमा से संबंधित मुद्दे की जांच समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। प्रमुख बिंदु: इस समिति को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचकों की संख्या में परिवर्तन और लागत, मुद्रास्फीति सूचकांक में परिवर्तन का आकलन तथा हाल में संपर्क चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च पैटर्न पर पड़ने वाले असर का आकलन करने का काम सौंपा गया है। आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर राजनीतिक दलों ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटल अभियान के खर्चों में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए बिहार विधानसभा चुनावों की खर्च सीमा में वृद्धि की जाए। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव नियम 1961 के नियम 90 के एक संशोधन को अनुसूचित किया गया। इसके तहत तत्काल प्रभाव से लागू व्यय की सीमा में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। पूर्व में किए गए संशोधन: चुनावी खर्च की समीक्षा को अंतिम बार वर्ष 2014 में संशोधित किया गया था, जबकि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन के बाद वर्ष 2018 में उनके चुनावी खर्च सीमा में संशोधन किया गया। उसके बाद वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के दौरान मतदाताओं की संख्या में 834 मिलियन से 921 मिलियन तक की वृद्धि होने के बावजूद खर्च सीमा में वृद्धि नहीं की गई है और वर्ष 2014 का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 220 से बढ़कर वर्ष 2020 में 301 हो गया। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक: इसका उपयोग मुद्रास्फीति के कारण वर्ष दर वर्ष माल और संपत्ति की कीमत में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना महंगाई दर की कीमत से मिलान करने के लिए की जाती है। सरल शब्दों में, समय के साथ मुद्रास्फीति की दर वृद्धि से कीमतों में वृद्धि होगी। मूल्य मुद्रास्फीति सूचकांक: पूर्व वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी में औसत वृद्धि का 75%। उपभोक्ता द्वारा सूचकांक कीमतों में हुई वृद्धि की गणना करने के लिए पिछले वर्ष की वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट की लागत की तुलना वर्तमान वस्तुओं और सेवाओं जो अर्थव्यवस्था की प्रतिनिधित्व करते हैं की बास्केट कीमत से करता है। केंद्र सरकार द्वारा इस सूचकांक को आधिकारिक गजट में अधिसूचित किया जाता है। चुनावी व्यय की सीमा: यह वह सीमा है जिसे किसी उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च किया जा सकता है। इसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर होने वाला खर्च शामिल होता है। विधानसभा चुनावों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपए से 28 लाख रुपए तक तथा लोकसभा चुनाव के लिए 54 लाख से 70 लाख रुपए तक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किए गए सभी प्रकार के व्यय का एक अलग और सही खाता रखना होता है। चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है। उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का गलत वितरण प्रस्तुत करने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 10 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा उसे 3 साल के लिए आयुक्त घोषित किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा चुनाव के दौरान किए जाने वाले वैध खर्च के लिए, क्योंकि चुनाव में बहुत सारा पैसा गलत एवं अनावश्यक कार्यों पर खर्च किया जाता है। सामान्यतः यह तर्क दिया जाता है कि चुनावी खर्च की यह सीमा अवास्तविक है, क्योंकि उम्मीदवार द्वारा किया गया खर्च वास्तविक व्यय से बहुत अधिक होता है। सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव पूरा होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है। राज्य द्वारा चुनाव की फंडिंग: इस प्रणाली में राज्य द्वारा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च वहन किया जा सकता है। चुनावी खर्च के संबंध में किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा खर्च की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिस कारण से अक्सर राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का शोषण किया जाता है।
इस तरह यह प्रणाली वित्त पोषण प्रक्रिया में पारदर्शिता ला सकती है, क्योंकि यह चुनावों में इच्छुक सार्वजनिक वित्तदाताओं के प्रभाव को सीमित कर सकती है तथा इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। राज्य अनुदान पर सिफारिशें। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि राज्य द्वारा वित्त पोषित आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के लिए एक समान आदर को सुनिश्चित करेगा एवं ऐसा कदम सार्वजनिक हितों में होगा। यह भी सिफारिश की गई है कि राज्य द्वारा यह धन केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को दिया जाना चाहिए तथा यह आर्थिक सहायता उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के रूप में दी जानी चाहिए। विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 में के अनुसार राजनीतिक दलों का चुनाव के लिए राज्य द्वारा वित्तीय सहायता देना वांछनीय उचित है, बशर्ते राजनीतिक दल अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त न करें। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग वर्ष 2000 ने इस विचार का समर्थन नहीं किया, लेकिन उसने इस बात का उल्लेख किया है कि राजनीतिक दलों के नियमन के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा को राज्य द्वारा वित्त पोषण से पहले लागू करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग राज्य को चुनावों के आधार पर धन देने के पक्ष में नहीं है। आयोग का कहना है कि वह राज्य द्वारा प्रदत्त धनराशि का उपयोग उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्चों की जांच करने और अन्य खर्चों पर रोक लगाने में सक्षम नहीं होगा। आदर्श आचार संहिता चर्चा में क्यों? हाल ही में निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री कमलनाथ द्वारा एक महिला राजनेता पर की गई टिप्पणी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग न करने की सलाह दी है। आदर्श आचार संहिता के बारे में आदर्श आचार संहिता एमसीसी निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनिमय तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। आदर्श आचार संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। नियमों के मुताबिक आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है। आचार संहिता का विकास। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता तैयार की थी। केरल प्रशासन द्वारा तैयार की गई इस संहिता में चुनावी सभाओं, भाषणों और नारों आदि के बारे में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए थे। इसके पश्चात वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर में सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। वर्ष 1979 में निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल को चुनाव के दौरान अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए आदर्श आचार संहिता में सत्तारूढ़ दल से संबंधित दिशा निर्देश शामिल किए। इसके बाद वर्ष 1991 में आदर्श आचार संहिता को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार संहिता के चुनावी घोषणा पत्र से संबंधित दिशा निर्देशक शामिल करने का आदेश दिया, जिसे वर्ष 2014 में शामिल कर लिया गया। आदर्श आचार संहिता का प्रावधान। सामान्य आचरण। राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियां, कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जातिगत और सांप्रदायिक भावनाओं का आहत करने, असत्यापित रिपोर्टों के आधार पर उम्मीदवारों की आलोचना करने, मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने और किसी के विचारों का विरोध करते हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना देने जैसी गतिविधियां पूर्णतः निषिद्ध हैं। सभा। सभी राजनीतिक दलों को अपनी किसी भी बैठक या आयोजन करने से पहले स्थानीय प्रशासन
और पुलिस को बैठक के स्थान और समय के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि बैठक के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित की जा सके। जुलूस, यदि दो या दो से अधिक जल दल या उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं तो किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए आयोजकों को पहले से एक दूसरे के संपर्क करा लेना चाहिए। इस तरह के जुलूस के दौरान किसी भी राजनीतिक दल के नेता को पुतला नहीं जलाया जाना चाहिए। मतदान, मतदान केंद्रों पर सभी दलों के कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बैच या पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। मतदाताओं को चुनावी दल के नेताओं द्वारा दी गई जाने वाली पर्ची सादे सफ़ेद कागज़ पर होनी और इसमें कोई प्रतीक चिन्ह उम्मीदवार का नाम या पार्टी का नहीं होगा। प्रक्षेक, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रक्षेकों की नियुक्ति की जाएगी जिसके पास कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के बारे में समस्या को लेकर प्रक्षेप के पास रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। सत्तारूढ़ दल, चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता में वर्ष 1979 में सत्तारूढ़ दल के आचरण को विनियमित करने हेतु कुछ प्रबंधन लागू किए थे। आदर्श आचार संहिता का कानूनी प्रवर्तन, यद्यपि आदर्श आचार संहिता को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया गया, यानी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानूनी तौर पर सजा नहीं दी जा सकती है, परंतु इसके कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आदि के माध्यम से लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश करते हुए इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हिस्सा बनाए जाने की बात कही थी। हालांकि निर्वाचन आयोग स्वयं आदर्श आचार संहिता की कानूनी रूप से लागू करने के पक्ष में नहीं है। निर्वाचन आयोग का तर्क है कि चुनाव पूरा करने की अवधि अपेक्षाकृत काफ़ी कम होती है और न्यायिक कार्रवाई में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए व्यावहारिक तौर पर आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से लागू करना संभव नहीं है। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति चर्चा में क्यों? केंद्र सरकार ने देश की पहली राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति को प्रभावी बनाने की योजना बनाई है। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जोड़ा जाना है। प्रमुख बिंदु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी होने के बाद लगभग 2 महीने पहले राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह फसल विज्ञान, मत्स्य पालन, पशु चिकित्सा और डेयरी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान पर केंद्रित है। साथ ही इसमें 74 विश्वविद्यालय के लिए बहुत प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ शैक्षिक ऋण बैंकों और डिग्री कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने कृषि शिक्षा को माध्यमिक विद्यालय स्तर तक ले जाने के लिए कहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संदर्भ में आवश्यकता सुधार किए गए हैं। अकादमिक क्रेडिट बैंक, यह बैंक बहु प्रवेश और बहु निकास के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसके साथ ही यह विद्यार्थी को कभी भी कहीं भी और किसी भी स्तर पर पढ़ाई करने की स्वतंत्रता देता है। यह बैंक राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार के साथ मिलकर कार्य करेगा। यहाँ पर विद्यार्थी अपने क्रेडिट को जमा और ज़रूरत पड़ने पर हस्तांतरित कर या भुना भी सकेंगे। NAC, बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य नहीं होगा। यह पूरी तरह से विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है कि वह बैंक में खाता खुलवाए या नहीं। प्रयोगात्मक शिक्षा, भारत में कृषि शिक्षा अपने समय से आगे है जिसे पहले से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित किया गया है। NEP में प्रायोगिक शिक्षा का उल्लेख, जब कृषि शिक्षा में इसे वर्ष 2016 से ही अनिवार्य कर दिया गया है। प्रायोगिक शिक्षा एक शिक्षण दर्शन है जो बहुआयामी कार्यप्रणाली को सूचित करती है जिसमें शिक्षक ज्ञान को बढ़ाने, कौशल विकसित करने, मूल्यों को स्पष्ट करने और अपने समुदायों में योगदान करने की लोगों की क्षमता विकसित करने आदि उद्देश्य शामिल हैं। ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना कार्यक्रम में सभी छात्रों को 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी करने की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर छात्र द्वारा चौथे वर्ष के दौरान प्रशिक्षण, ग्रामीण जागरूकता, औद्योगिक अनुभव, अनुसंधान विशेषताओं
और उद्यमिता कौशल हासिल हासिल करने के लिए की जाती है। एक बड़ी चुनौती यह है कि अगर हम बहुप्रदेश और निकास प्रणाली को लागू करते हैं तो प्रायोगिक ज्ञान सभी छात्रों के लिए कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। प्रवेश और निवास निकास का विकल्प छात्रों को डिप्लोमा लेने का अवसर प्रदान करता है या उन्हें अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने और एक पूर्ण कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने में सक्षम होने का विकल्प को प्रदान करता है। संबंधित मुद्दे बहुविषयकता की चुनौती कृषि विश्वविद्यालय को भूमि अनुदान पैटर्न पर तैयार किया जा गया है जिसमें अनुसंधान और विस्तार तथा मजबूत सामुदायिक संपर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो धारणा से प्रेरित है कि किसानों की समस्या के समग्र समाधान की आवश्यकता है। हालांकि हाल के वर्षों में बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान और मत्स्य विज्ञान जैसे क्षेत्र में विशिष्ट विश्वविद्यालय सामने आए हैं। इस स्थिति में मानवीय और सामाजिक विज्ञान को शामिल करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंध कृषि शिक्षा राज्य सूची का विषय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है और उम्मीद उम्मीद करता है कि एनईपी द्वारा प्रस्तावित उच्च शिक्षा विनिमय की नई प्रणाली के तहत एक मानक व्यवस्था जारी रखने की उम्मीद करता है। चर्चा में कि हाल ही में पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया है। प्रमुख बिंदु यह रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रूप के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शहर आधारित गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा तैयार किया गया है। पब्लिक अफेयर सेंटर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में राज्यों को सतत विकास के संदर्भ में एक समग्र सूचकांक के आधार पर शासन प्रदर्शन में स्थान दिया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के में केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शामिल राज्य घोषित किया गया जबकि उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर रहा। बड़े राज्यों की श्रेणी दक्षिण भारत में निम्नलिखित 4 राज्य प्रशासन की दृष्टि से बड़े राज्य की श्रेणी में पहले 4 स्थान पर मौजूद हैं। राज्य केरल PAI सूचकांक बिंदु 1.388, तमिलनाडु 0.912, आंध्र प्रदेश 0.531, कर्नाटक 0.468। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश -1.461, उड़ीसा -1.201 और बिहार -1.1858 पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में सबसे नीचे स्थान पर थे। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार तेलंगाना 0.388 ने 7वें स्थान से 6ठे स्थान पर आकर 18 बड़े राज्यों में अपना स्थान बना लिया है। इस सूचकांक के 2019 के संस्करण में तेलंगाना 7वें स्थान पर था, जहां तेलंगाना को समता इक्वलिटी मापक में सबसे खराब घोषित किया गया था। व्यक्ति एवं जवाबदेही और विधि का शासन में तेलंगाना की खराब स्थिति ने भी इसी निचली रैंकिंग प्रदान करने में भूमिका निभाई है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा 1.745 अंकों के साथ पहले स्थान पर है जबकि मेघालय 0.797 और हिमाचल प्रदेश 0.725 क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। नकारात्मक अंकों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर -0.363, दिल्ली -0.289 और उत्तराखंड -0.277 का रहा। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी चंडीगढ़ 1.05 अंकों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष पर है। इसके बाद पांडुचेरी 0.52 और लक्षद्वीप 0.003 का स्थान है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में दादरा नगर एवं नगर हवेली -0.69, जम्मू कश्मीर -0.50, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह -0.30 शामिल है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के मापक PAI के अनुसार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में समता, वृद्धि और साधारणीयता के 3 स्तंभों
द्वारा परिभाषित सतत विकास के संदर्भ में शासन के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया जाता है। इन तीनों आयाम के आधार पर समग्र सूचकांक का निर्माण किया गया है। तीनों आयामों में से प्रत्येक को निम्नलिखित 5 गवर्नेंस प्राकृष्य थीम द्वारा परिचालित किया जाता है, जो विकास के परिणामों की गति एवं दिशा को प्रभावित करते हैं। अव्यक्ति एवं जवाबदेही, सरकारी प्रभावशीलता, विधि का शासन, नियामक गुणवत्ता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। इसके अतिरिक्त पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के समग्र सूचकांक में 20 घटक संकेतकों व 13 सतत विकास लक्ष्यों को भी सम्मिलित किया जाता है, जो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रासंगिक है। इस सूचकांक को यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि दक्षिणी राज्यों ने उत्तरी राज्यों की तुलना में समता, वृद्धि और साधारणीयता में बेहतर प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने की मंजूरी संख्या में क्यों? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में भूमि संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके माध्यम से अब कोई भी भारतीय नागरिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गैर कृषि भूमि खरीद सकता है। प्रमुख बिंदु: केंद्र सरकार ने एक अधिसूचकांक के माध्यम से जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने के लिए स्थायी निवासी होने की शर्त को समाप्त कर दिया है, जिससे अब जम्मू कश्मीर में गैर कृषि भूमि खरीदने के लिए किसी भी प्रकार के अधिवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि कृषि योग्य भूमि को इसके तहत शामिल नहीं किया गया और इससे खरीद अभी भी राज्य के किसानों और कृषिविदों द्वारा ही की जा सकती है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संबंध में भी इस प्रकार की अधिसूचना जारी कर सकती है। क्या परिवर्तन होंगे? नए कानून के माध्यम से जम्मू कश्मीर की भूमि पर स्थायी निवासियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बाहर निवास करने वाले आम लोग और निवेशक सभी जम्मू कश्मीर में भूमि खरीद सकेंगे। कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि यहाँ अपवाद स्वरूप कृषि योग्य भूमि को शैक्षिक या स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना हेतु प्रयोग किया जा सकता है। नए प्रावधान के तहत कोर कमांडर के पद से ऊपर के पद पर कार्यरत सेना को कोई अधिकारी राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र को सामरिक क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है, जिसका उपयोग केवल सशस्त्र बलों द्वारा परिचालन और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। महत्व: केंद्र सरकार लगातार यह तर्क दे रही है कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 के कारण राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इन अनुच्छेद और कई अन्य कानूनों के कारण निवेशकों को जम्मू कश्मीर में निवेश करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस तहत इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा और यहाँ शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी। विकास के माध्यम से यहाँ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों को सही ढंग से आकार दिया जाए तो इस क्षेत्र में रियल एस्टेट सेंटर के विकास को काफ़ी अधिक संभावना है। आलोचकों को मानना है कि भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 35 के माध्यम से अनुच्छेद 351 के माध्यम से अब तक जम्मू कश्मीर की विशिष्टता को संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब जब अनुच्छेद 370 और 351 को समाप्त कर दिया गया है और भारत के अन्य नागरिकों को भी जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने निवेश करने की इजाज़त दी जा रही है, तो इससे जम्मू कश्मीर की विशिष्टता प्रभावित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस प्रकार के नियम लागू हैं और वहाँ भी कोई अन्य व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता है। कई लोग यह तर्क दे रहे हैं कि इस प्रकार का भूमि आरक्षण कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और भारतीय गणराज्य के बीच बाहरी लोगों से कश्मीरी निवासियों के विशेषाधिकार की रक्षा के लिए किए गए समझौते का हिस्सा था और इस विशेषाधिकार को समाप्त करना एक प्रकार की कश्मीरी लोगों के भारत के प्रति अविश्वास पैदा करेगा। इंटीग्रिटी पैक्ट चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी संगठनों में खरीद गतिविधियों के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट
समझौता अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। प्रमुख बिंदु। नवीनतम आदेश जनवरी 2017 में जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया को संशोधित करता है। सीवीसी द्वारा एक संगठन में इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स के कार्यकाल को अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए सीमित किया गया है। इंटीग्रिटी पैक्ट एक प्रकार का सतर्कता उपकरण है। यह भावी विक्रेताओं, बोलीदाताओं एवं खरीदार के मध्य एक समझौते की परिकल्पना प्रस्तुत करता है, जो अनुबंध के किसी भी पहलू पर भ्रष्टाचार के प्रकार को रोकने के लिए दोनों पक्षों को उत्तरदायी बनाता है। यह पैक्ट समझौता सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, इक्वलिटी और प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करता है। इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है। साथ ही इस बात का निर्धारण किया जाता है कि पार्टियों ने समझौते के तहत अपने दायित्व का पालन सही से किया या नहीं। अगर आईईएम को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत गंभीर अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, तो वे संबंधित संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों या सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी को और सीवीसी को इससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। आईईएम की प्राथमिकता। संशोधित प्रावधान के तहत आईईएम का विकल्प सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों तक ही सीमित होगा, जो सचिव स्तर से केंद्र सरकार के पक्षों से सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनका वेतनमान समान है। पीएसयूएस के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक पद के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में अनुसूचीय कंपनियों तथा प्रबंधन निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी स्तर के अधिकारी और कम से कम अतिरिक्त सचिव स्तर या इसके समकक्ष अधिकारियों नियुक्त के पात्र होंगे। सशस्त्र बल के अधिकारियों को जनरल के समकक्ष रैंक से सेवानिवृत्त हुए हों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है। उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने किसी अन्य क्षेत्र में कार्य किया हो या किसी संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत हों। पूर्व प्रावधान। वर्ष 2017 के आदेश के तहत वे अधिकारी जो केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव स्तर पर या इससे ऊपर के स्तर या समकक्ष वेतनमान से सेवानिवृत्त हुए हों, वे सार्वजनिक उपक्रमों, अनुसूची ए कंपनियां, पीएसपी, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में बोर्ड स्तर के अधिकारी पद के लिए पात्र थे। सशस्त्र बलों के अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल और उससे ऊपर के पदों से सेवानिवृत्त हुए हों, उनकी नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता था। आईईएम के रूप में नियुक्ति। संशोधित प्रावधान के तहत आईईएम के रूप में नियुक्ति के लिए संबंधित मंत्रालय, विभाग या संगठन को सीवीसी के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के पैनल को अग्रेषित करना होगा। पूर्व प्रावधान। वर्ष 2017 के आदेश के अनुसार सीवीसी द्वारा बनाए गए पैनल के पहले से ही नियुक्त लोग शामिल हो सकते हैं या वे अन्य उचित व्यक्तियों के नाम पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यकाल। संशोधित प्रावधान के अनुसार आईईएम को किसी संगठन की 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। पूर्व प्रावधान। वर्ष 2017 के आदेश के अनुसार आईईएम का प्रारंभिक कार्य 3 वर्ष के लिए था, जिसे संबंधित संगठन में सीवीसी द्वारा प्राप्त अनुरोध पर 2 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग। सीवीसी एक सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कर्मचारी प्राधिकरण से मुक्त है। यह केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी में के अलावा केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों को योजना बनाने, क्रियान्वयन समीक्षा करने और उसके सतर्कता कार्यों में सुधार करने से संबंधित सलाह प्रदान करता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी जवाबदेही केवल संसद के प्रति है। इसकी स्थापना फरवरी 1964 के संस्थानन की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम सीवीसी एक्ट 2003 को सीवीसी को वैधानिक स्थिति प्रदान करते हुए अधिनियम किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 32।
चर्चा में क्यों? हाल ही में केरल के एक पत्रकार से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा है कि हम अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को हतोत्साहित हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख बिंदु: मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका की भरमार है और लोग अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति से संबंधित उच्च न्यायालय के पास जाने की बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर रहे हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी ऐसे मामले में रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार: यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक का संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। हम कह सकते हैं कि संविधान उपचारों का अधिकार स्वयं से कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों के लिए रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा है कि इसमें बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के रूप में रिट जारी किया जाता है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने में के अधिकार को निलंबित कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्थिति में इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार तो है, किंतु यह न्यायालय का विशेष अधिकार नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार इस अर्थ में है कि इसके तहत एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कई निर्णयों में कहा है कि जहां अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत प्रदान की जा सकती है, वहां पर पीड़ित पक्ष को सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के समक्ष ही जाना चाहिए। वर्ष 1997 में चंद्र कुमार बनाम भारत संघ बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि रिट जारी करने को रिट लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचा का हिस्सा है। इस व्यवस्था के विरुद्ध तर्क: अतीत में ऐसा कई बार देखा गया है जब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के मामले को अपने पास स्थानांतरित करा दिया था। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हाल ही में तब देखने को मिला जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हेतु भूमि उपयोग से जुड़े एक मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय ने से स्वयं को स्थानांतरित कर दिया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इस तहत के हस्तांतरण की मांग नहीं की थी। जब मामलों का इस तरह स्थानांतरण किया जाता है तो याचिकाकर्ता अपील का अपना एक माध्यम खोज देते हैं जो मामलों को स्थानांतरण न किए जाने की स्थिति में उपलब्ध होता है। अनुच्छेद 226 के बारे में: अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है। इस प्रकार रिट को लेकर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में काफी व्यापक है। जहाँ एक और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। थैंक यू सो मच।